गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग पॉलन ग्रेन्स के बारे में और भी एसेंशियल डिटेल्स वगैरह के बारे में क्या करेंगे, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हालांकि लास्ट क्लास में मैंने पॉलन ग्रेन्स के बारे में सारा कुछ स्ट्रक्चर्स बताया था कि वो पॉलन ग्रेन किस टाइप का होता है, कैसे करके होता है, एक्साइन इंटाइन वगैरह कैसे रहते हैं, ये सब। डियर स्टूडेंट्स समझना, जैसे वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन जिसमें कि कल मैंने बताया था एक्साइन और इंटाइन प्रेजेंट होता, प्लस एक एसेंशियल फैक्ट्स भी बताया था कि डाइकॉट में अगर डाइकॉट पॉलन ग्रेन को पहचानना हो तो क्या होगा, उसके टोटल जर्म पोर्स को काउंट करो। अगर 3 जर्म पोर्स निकल गए तो वो जनरली किसका होगा, वो होगा आपका डाइकॉट का। लेकिन जब अगर मोनोकॉट का देखा जाए तो मोनोकॉट का क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल जर्म पोर्स देखोगे। मतलब कहीं ना कहीं डाइकॉट और मोनोकॉट में हम इजी तौर से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब टर्म आता है कि जैसे इंटाइन और एक्साइन क्या था, समझिएगा। जैसे देख लो, इंटाइन एक्चुअल में काफ़ी थिन स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि मैंने इसमें बताया था। स्मूथ होता है, बना होता है पैक्टोसेलुलोज से और आगे चल करके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। और इसी पॉलन ट्यूब में बेसिकली क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल के पास पहुंचता है। डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए कैसा हो गया, इंटाइन थिन हो गया, डेलिकेट हो गया, स्मूथ हो गया, किसका बना होता है, पैक्टोसेलुलोज से बना होता है। जबकि देखा जाए टर्म एक्साइन और इंटाइन, एक्साइन और एंटाइन टर्म जो दिया गया था, ये साइंटिस्ट का नाम था फ्रिट्स। कब, 1837 में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जब पॉलन ग्रेन्स के लेयर को देखे होंगे तो आपको यह फील हुआ होगा कि जो एक्साइन होता है, एक्साइन इज नॉट यूनिफॉर्म। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। यूनिफॉर्म का मतलब टोटल एक लेयर पे जो एक समान जैसा होना था वैसा नहीं होता है। ये क्या होता है, इट इज वेरी थिन एट वन और मोर रीजन। बोलो, एक और एक रीजन से ज्यादा बेसिकली क्या रहता है, काफी ज्यादा पतला होता है, तभी तो जाकर के एंटाइन ग्रो करेगा। और उसी जगह को तो जर्म पोर्स कहते हैं ना बेटा। आ रही बात मेरी समझ में? हाँ, देखो अब क्या है कि यही दीज थिन वॉल्ड रीजन इन एक्साइन इज नोन एज, इसी चीज को क्या कहेंगे बेटा, नोन एज जर्म पोर। क्या कहेंगे बेटा, जर्म पोर्स कहेंगे। याद रखिएगा, अब इसी जर्म पोर से क्या चीज, इसी जर्म पोर से बेसिकली क्या करेगा, इंटाइन ग्रो आउट होगा। इंटाइन ग्रो एंड comes out from pollen grain। बोलो, pollen grain से आ जाएगा ना बाहर, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। और क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म करेगा pollen ट्यूब। और इसी pollen ट्यूब में मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट निकलेगा और फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे बड़ा टर्म आता है कि केमिकल कंपोजिशन क्या होगा पॉलन ग्रेन्स का। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन अभी मैं बताने जा रहा हूं। क्या, केमिकल कंपोजिशन।
केमिकल कंपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन। डियर स्टूडेंट्स, पॉलन ग्रेन का जो केमिकल कंपोजिशन है, इसको समझने के लिए आपको सारे केमिकल्स के बारे में डिस्कस करना होगा। जैसे आप कहोगे सर कौन कौन सा केमिकल? पहला, कार्बोहाइड्रेट्स, नाम तो सुना ही होगा। तकरीबन 24 से लेकर के 48%। नेक्स्ट, प्रोटीन, सेवन से लेकर के 26%। वाटर, 7 से लेकर के 16%। फैट्स कितना? 0.9 से लेकर के 14.5%। और एस 0.9 से लेकर के 5.4%। डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, 100% नहीं आ सकता है, तो वो थोड़ा आप देख लेना, वेरिएशंस को डिनाई करना। अब जरा समझो, मैंने ये जो भी टर्म लिखा है ये मिनिमम टू मैक्सिमम लिखा है। किससे किसे लिखा है? मिनिमम से मैक्सिमम लिखा है ना। परसेंटेज रेशियो 100% के लिए उसी हिसाब से सेटलमेंट हो जाता। अब जरा समझो, पॉलन ग्रेन, देखो कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, ये सब ज्यादा होने के वजह से यही कारण है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो बहुत स्पीसीज के ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए आज के डेट में पॉलन ग्रेन से क्या बनाते हैं? पॉलन टैबलेट्स बनाते हैं। पॉलन ग्रेन से क्या बनाते हैं बेटा? पॉलन टैबलेट्स बनाते हैं। और ये पॉलन टैबलेट्स बेसिकली न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स होता है। क्या होता है? न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स होता है जो स्पोर्ट्स पर्सन का परफॉर्मेंस को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। आई बात समझ में? जबकि वाइडली यूज जो हो रहा है, कहां पे हो रहा है? ये वाइडली यूज हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में। ठीक है, आ रही बात समझ में? और पॉलन ग्रेन से दोनों चीज बन सकते हैं, यानी पहला टैबलेट्स बन गया और दूसरा सिरप बन गए। सिरप जानते हो ना? देखो, अब क्या ये सब सारे अवेलेबल है मार्केट में, है ना। अब जनरली देख लेना कि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे पॉलन ग्रेन की क्या कंडीशंस वगैरह, क्योंकि देखो न्यूट्रिशंस वगैरह ज़्यादा रहेगा ना, तो न्यूट्रिशंस वगैरह ज़्यादा रहने की वजह से ये बेसिकली क्या रहेगा? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, ये सब को देख लो तो आखिर इसकी न्यूट्रिशंस कितनी ज़्यादा है। बेटा न्यूट्रिशंस ज़्यादा होगा तभी तो जा करके वो क्या करेगा? अपने तौर पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा पॉलन ग्रेन के क्या क्या यूजेस होते हैं। जैसे एनसीईआरटी में पेज नंबर 24 में बी पॉलेंस के बारे में बताया गया होगा कि ये जो बी पॉलन है वो नेचुरली कलेक्टेड पॉलन ग्रेन्स होता है, जिसे अपन टाइनी गोल्ड पॉड्स भी कहते हैं, जो कि परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में इस्तेमाल किया जाता है। खास करके ये कौन इस्तेमाल करता है? तो एथलीट्स वगैरह इस्तेमाल करता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब अपन एक और टर्म देखेंगे जिसे अपन क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एक्साइन। एक्साइन के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। देखो,
ये स्ट्रक्चर्स को अगर समझना है तो आप समझो कि लेट सपोज ये इंटाइन रहा, इनर स्ट्रक्चर है, मैं अभी इंटाइन बना रहा हूं, है ना, ये इंटाइन हो गया। अब एंटाइन के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, इस चीज को अपन एक्साइन स्ट्रक्चर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइन का स्ट्रक्चर्स इस ब्लैक रीजन से स्टार्ट हो गया। क्लियर है? अब जरा देखो, इसके ऊपर बेसिकली एक ग्रैन्युलेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, और एक पहले ये बना दूं, और ये रह गया आपका आउटर स्ट्रक्चर्स। बोलो, क्लियर हो गया कि कौन किसका है? अब जरा समझो कि ये जो आउटर लेयर है जो सबसे ज्यादा टफ है, इसका नाम अपन क्या देते हैं? टैक्टम देते हैं। क्या नाम देते हैं? टैक्टम देते हैं। अब जो ये डिसकंटिन्यूअस वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, इस चीज का नाम अपन बैक्यूलम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बैक्यूलम देते हैं। बैक्यूलम के जस्ट नीचे अगर देखोगे तो आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर का नाम जो है, जो कि ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, उस चीज को सिंपली अपन क्या कंसिडर करते हैं? तो फुट लेयर कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? फुट लेयर कंसिडर करते हैं। अब उसके बाद दैट इज एंड एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड एक्साइन कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो रहा एक्साइन और एंड एक्साइन, लेकिन लोअर में सबसे बड़ा रीजन जो प्रेजेंट है, ये एक्चुअल में क्या है? इंटाइन है। मतलब देखो, ये टोटल 4 लेयर किसके हैं? तो एक्साइन के हैं। यही चीज यहां पर क्या था? समझने का था। देखो, अब कोई समझाए और कहे कि एक्साइन के टोटल कितने लेयर होते हैं? बिल्कुल, एक्साइन के सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर होते हैं, और ये 2 लेयर को अच्छे तरीके से क्या करोगे? डिस्क्राइब कर लोगे। एक्साइन हो गया, एक्साइन डिवाइडेड इनटू 2 लेयर। हाउ मच? 2 लेयर। 2 लेयर में सबसे पहला हो गया दैट इज एक एक्ट एक्साइन हो गया, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? जिसे अपन सेक्साइन कहते हैं, है ना। नेक्स्ट दूसरा जो लेयर हो गया दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? दैट इज एंड एक्साइन हो गया। एंड एक्साइन, एंड एक्साइन को बेसिकली अपन क्या कंसिडर करेंगे? एंड एक्साइन को अपन कंसिडर करते हैं नेक्साइन। क्या कंसिडर करते हैं डियर स्टूडेंट? नेक्साइन। अब जरा देखो, ये एंड एक्साइन आगे चल करके टैक्टम, बैक्यूलम, या कह सकते हो बैक्यूला का फॉर्मेशन करता है।
और यही चीज जो है लास्ट लेयर बनाता है, दैट इज फुट लेयर का फॉर्मेशन करता है। आई होप एक्साइन और एंडाइन, ये एक्साइन और दो पार्ट एक्स एक्साइन और एंड एक्साइन आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक और टर्म है जिस टर्म का नाम अपन सिंपली क्या कंसिडर करते हैं, दैट इज यूबिसच बॉडीज। क्या नाम देते हैं? यूबिस बॉडीज। अब जरा समझो यूबिस बॉडीज का रोल क्या है। देखिएगा, यूबिस बॉडीज। अब इसी जगह पर देखो कि मैंने एक स्टार्टिंग में यूबिस बॉडीज और पॉलन किट के बारे में बताया था। इस चीज का दूसरा नाम अपन क्या कह सकते हैं? एर्बिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एर्बिक्यूल्स कहते हैं। अब ये एर्बिक्यूल्स बेसिकली समझो तो काफी ज्यादा स्मॉल ए सेलुलर स्ट्रक्चर होता है स्पोरोपोलिनिन का। स्मॉल ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है किसका? बोलो भाई, स्पोरो पॉलिनिन का। समझो इसकी जो साइज होगी, साइज तकरीबन 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर, है ना? क्योंकि 1 में साला सॉरी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर 1 में लिखो तो कितना लिखो, है ना? कारण ये यूबिस बॉडीज आगे चल करके सिक्रीटरी रोल प्ले करता है। लिख देता हूं मैं कि सिक्रीट करता है किसे? एक इंपॉर्टेंट लेयर जिसका नाम क्या होता है? टैपेटम। और यही टैपेटम नरिशमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ साथ ये क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? थिकनिंग ऑफ इंटाइन नहीं यार, एक्साइन, सॉरी, थिकनिंग ऑफ एक्साइन को लेकर के। ये दो काम इसका काफी इंपॉर्टेंट है। पहला सिक्रीट करता है टैपेटम और दूसरा क्या करता है? दैट इज थिकनिंग ऑफ एक्साइन। नेक्स्ट, अब दूसरा जिसे अपन क्या कह सकते हैं? पॉलन किट कहते हैं। अब कहोगे सर ये पॉलन किट का क्या काम? तो देख लो भाई पॉलन किट का क्या काम है, जरा समझिएगा। पॉलन किट ये जो टर्म है ये किस चीज के लिए है? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए कि जो ऑयली होगा, पिगमेंटेड होगा। क्या होगा? ऑयली होगा, पिगमेंटेड होगा और स्टिकी कोटिंग होगा। क्या होगा? स्टिकी कोटिंग होगा, यानी चिपचिपा होगा। अब क्या है कि यही डिपॉजिट होगा किस पे? पॉलन ग्रेन के सरफेस पे, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट रहा बच्चे, तभी तो जाकर के पॉलन ग्रेन किसी पर चिपक पाएगा ना। आ रही बात समझ में? अब याद रख लेना, सिक्रीट क्या करेगा? सिक्रीट करेगा ये भी टैपेटम, है ना? अब और याद रखिएगा कि ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय कौन? बोलो भाई, कॉल, है ना? और 1930s में, और नेक्स्ट था स्टीफन, है ना? कब? 1953 में। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर पॉलन ग्रेन के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स आपके कंप्लीट होते हैं। अब हमें जो भी डिस्कस करना है, जो भी, वो बचा है एक कि वायबिलिटीज क्या क्या होते हैं। तो पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर आपसे ये डिस्कस करना है कि पॉलन ग्रेन में कितने टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। तो अब जरा समझो कि पॉलन ग्रेन जो है, जैसे एग्जांपल देख लो कि कुछ सीरियल्स के, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वायबिलिटी,
कि आखिर कितने देर में वो क्या कर लेगा, आपका ये सीड्स वायबल हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे मैं जहां पर पेज नंबर बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 24 है, और कह सकते हो टॉपिक नंबर 2.1 के पास से बोल रहा हूं। ठीक है, कुछ सीरियल्स होते हैं जैसे कि राइस, व्हीट्स, ठीक है, राइस, व्हीट, और कह सकते हो कि मतलब यही दोनों सीरियल्स की जो वायबिलिटी होती है सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स होती है। यानी 30 मिनट्स के दौरान पर ये फर्टिलाइज कर लिया तो बढ़िया, नहीं कर पाया तो फिर बहुत दिक्कत है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ ऐसे होते हैं जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। इसकी जो वायबिलिटी होती है वो कब तक की होती है, तो टिल 3 मंथ, 6 मंथ। अब ये जगह पर जैसे जो मैंने पेज नंबर बताया उस पेज नंबर पर ध्यान दे लेना। यानी बहुत सारे 3 मंथ, 6 मंथ तक भी जा सकते हैं, किसके, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी के क्या कह सकते हैं, ये सब के बारे में, पॉलन ग्रेन्स के बारे में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक प्रिजर्वेशन होता है, इस प्रिजर्वेशन को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन तकरीबन -196 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, वो भी लिक्विड नाइट्रोजन में, जो कि पॉलन ग्रेन्स को काफी ज्यादा स्टोर करता है। और कहां पर करता है, पॉलन बैंक्स में करता है। ये अच्छे जीन वाले पॉलन ग्रेन को क्या करता है, प्रिजर्व करता है डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब दूसरा टर्म कि पॉलन ग्रेन्स वगैरह हो गया, ठीक है, पॉलन बैंक्स में। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब एक जो टर्म आता है कि पॉलन ग्रेन से क्या चीज, पॉलन ग्रेन से बेसिकली एलर्जीज भी होता है। यानी पॉलन ग्रेन कॉजेज एलर्जी, है ना। अब जब ये एलर्जी कॉज करता है बेटा, तो एलर्जी 2 टाइप का होता है ना। जिसे अपन कह सकते हो, ये एलर्जी क्या, एलर्जी भी कॉज करेगा या फिर ब्रोंकियल इन्फेक्शंस या ब्रोंकियल एप्लीकेशंस करेगा, जो कह सकते हो कि कॉर्निक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का फॉर्मेशन करेगा, यानी सांस लेने में तकलीफ करवाएगा, जैसे अस्थमा हो गया, इस टाइप में। अब जरा देख लेना कि कुछ डिसऑर्डर्स यहां पर मेंशन है एनसीईआरटी में, दैट इज अस्थमा है, ठीक है, उसके बाद ब्रोंकाइटिस है। ये 2 चीज है डियर स्टूडेंट्स, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। जो बेसिकली होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रास से होता है, जो व्हीट के साथ आया था, जिसका नाम अपन क्या कह सकते हैं, पार्थेनियम कहते हैं। इस पार्थेनियम का दूसरा नाम था कैरेट ग्रास। क्या नाम था, कैरेट ग्रास नाम था डियर स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, जो कि व्हीट के साथ इंपोर्ट किया गया था, और पार्थेनियम सबसे ज्यादा पॉलन एलर्जेंस का काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप पेज नंबर 23 देखोगे तो यहां पर एक और टर्म है जिसे मैंने अभी तक इंट्रो नहीं किया है, वो है टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉलन ग्रेन में याद रख लेना 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। सेल्स जो होगा, सेल्स जो होगा, ये सेल्स होगा एक वेजिटेटिव सेल्स, दूसरा जनरेटिव सेल्स। क्या होगा, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स, समझना। तो देखो, अब जो वेजिटेटिव सेल्स होगा वो बिगर होगा, फूड रिजर्व करेगा। मैं मेंशन ही कर देता हूं कि सेल्स प्रेजेंट, सेल इन पॉलन ग्रेन।
पॉलन ग्रेन में जो सेल्स होगा, पहला होगा वेजिटेटिव और दूसरा होगा जनरेटिव। समझ लेना, ये दो सेल्स हो गया पॉलन ग्रेन का। अब जरा समझो, जो वेजिटेटिव सेल्स है ये एक्चुअल में बिगर होगा। क्या होगा? बिगर होगा, रिजर्व करेगा फूड को। आ रही बात समझ में? बिगर होगा, फूड रिजर्व करेगा और इररेगुलर न्यूक्लियस शेप होंगे इसके। ठीक है, अरे बात समझ में? जबकि जनरेटिव सेल्स स्मॉल होगा, है ना, और ये बेसिकली क्या करेगा? फ्लोट करेगा साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म। और नेक्स्ट ये बेसिकली क्या करेगा? इसके पास कह सकते हो स्पिंडल शेप्ड डेंस साइटोप्लाज्म और कह सकते हो स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस रहेगा। स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस रहेगा। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, ये जो दोनों रहेगा, साथ साथ याद रख लेना कि जो 2 सेल्ड और 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअल में जनरेटिव सेल्स के वजह से होता है। आगे चल करके ये जनरेटिव सेल्स क्या करता है? जनरेटिव सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद क्या बनाता है पता है? डिवाइड करने के बाद 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है, और अरे यार क्या हो रहा है? 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं और यही 2 मेल गैमेट्स आगे चल करके फर्टिलाइज करते हैं, जिसमें कि हमें जब पॉलन ग्रेन के बारे में डिस्कस करते तब 3 सेल्ड कहते। क्यों? एक न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल्स का हो गया, जनरेटिव सेल्स डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट बनाए, यानी 2 न्यूक्लियस इसके पास भी हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 3 सेल्ड हो गए डियर स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, ये 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्ड स्ट्रक्चर ही होता है। कोई दिक्कत? ये सारे टर्म्स आपके कंप्लीट हुए। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि पेज नंबर 24 तक बी पॉलन के नीचे वाले पैराग्राफ तक पूरा आपके 21 जिसे कहते हैं फ्राइडे के टेस्ट में इंक्लूडेड है। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे